हमने वेट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने बताया था, ठीक। कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लगता है बिल्कुल कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या बताया था, टेंशन फोर्स के बारे में, जो कि किसी भी वायर या रोप के अलोंग लगता है। अलोंग का मतलब हुआ कि बिल्कुल उसके रोप के डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। अब हमको फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस क्लास में हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और ये कहाँ लगता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे कि ये स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे क्या होता है, ठीक है, ये हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स आखिर होता क्या है, कहाँ पे लगता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ओके। तो हमने कांटेक्ट या नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था कि वो दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है। जैसे एक ये बॉडी है एंड, ठीक है, दूसरी ये बॉडी है, ठीक। ये दोनों कांटेक्ट में थी, ठीक। ये दोनों, जैसे कि ये दोनों अ, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है। ऐसे समझो कि ये बॉक्स 1 है, ठीक, ये बॉक्स 2 है, ठीक। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 के ऊपर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा था जब कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स बताया था। तो ये इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, ये जो कांटेक्ट वाली सरफेस है, जहां जिस सरफेस पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स वहां पे लग रहा था। और नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा था, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था, ठीक है। जैसे ये हमारा बॉक्स 1 है, हमने इसको अलग ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा बॉक्स 2 है, ठीक। इसी बॉक्स को हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अलग अलग ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि जहां से हमने इनका कांटेक्ट पॉइंट है, इनको अलग अलग ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था, ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। सेम सिमिलर फैशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इसी वाले सरफेस पे लगेगा, लेकिन इस सरफेस के पैरेलल लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स को हम स्मॉल एफ या फिर स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नॉर्मल फोर्स इस पे इधर लग रहा था तो इस पे इधर लग गया, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स भी, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स इस वाले सरफेस पे इधर लगा रहे थे, इस वाले सरफेस पे किधर लग जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब दो फोर्स, सॉरी, जब दो दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे, ठीक, तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन्हीं दो बॉक्स को हम अलग अलग ड्रॉ करके दिखाया है मैंने, ठीक है। ऐसे समझ लो, ऐसे हमने बॉक्स को अलग कर दिया, ठीक। तो बॉक्स 1 पे अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लग रहा था, तो बॉक्स 2 पे इस साइड में लगेगा। ये दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बॉक्स 2 पे इधर लग रहा है, बॉक्स 1 पे इधर लग रहा है। अगर बॉक्स 1 पे इस साइड में लग रहा होता तो बॉक्स 2 पे इस साइड में हो जाता। बेसिकली दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इफ ये बॉक्स 1 है और ये हमारा बॉक्स 2 है, ठीक, इस पे अगर बॉक्स 1 पे ये वाली कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली कांटेक्ट सरफेस है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इधर तुम ले रहे हो तो इस वाले बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक।
फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और है, फ्रिक्शन फोर्स काम कब करेगा, ठीक है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कब होगा, जब बॉक्स वन एंड बॉक्स टू के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो रिलेटिव मोशन होने वाला हो, दोनों ही केस में, ठीक है। रिलेटिव मोशन की संभावना हो, जिसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है। ओके, रिलेटिव मोशन, ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तब फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। जैसे एक बुक दूसरे बुक के ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, वहां सिर्फ नॉर्मल फोर्स काम करेगा, ठीक है। उन दोनों दो सरफेस के बीच में। लेकिन अगर दो बुक रखी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, और तुम ऊपर वाले बुक को थोड़ा सा पुश कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बॉक्स वन को कुछ एक यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स लगा कि इसको लेफ्ट के डायरेक्शन में हम इसको पुश करना शुरू कर दें, ठीक है। भले ही ये मूव ना कर रहा हो लेकिन हम इसको पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो जब वो मोशन में रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हाँ, मोशन में हो या फिर मोशन में होने वाला होने की संभावना हो, ठीक है, दोनों चीजें हैं, दो चीजें हैं, ठीक है ना। जिसको हम इम्पेंडिंग मोशन बोल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन अगर है, ठीक है, तब भी लगेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, जमीन पे मतलब मेज रखी हुई है, ठीक है, और मेज भारी है, काफी भारी है, ठीक, ये टेबल है, ठीक है, टेबल काफी भारी है। तुम इस टेबल को ना पकड़ के खींच रहे हो लेकिन टेबल को तुम हिला नहीं पा रहे हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। टेबल को तुम, भारी टेबल है, तुम टेबल को खींच तो रहे हो लेकिन टेबल को हिला नहीं पा रहे हो, मतलब मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ ये है पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कहाँ पे लगेगा, जो जमीन और जो क्या कहते हैं इसके मतलब टेबल के जो फुट है, ठीक है, जो टेबल के पाए हैं उनके बीच पे जो सरफेस है, जमीन और टेबल के जो पाए हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन हो नहीं रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन है। अगर तुम थोड़ा और ताकत लगा के खींचो तो टेबल को मूव कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली। लेकिन तुम उतना फोर्स नहीं लगा रहे हो जितने जितने में टेबल मूव कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और सिंपली अगर टेबल रखी हुई है, तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो फिर वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, आ, जमीन पे तुम खड़े हो, ठीक है, लेट्स से कि कोई एक आदमी है, ठीक है, कोई एक, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये जमीन पे बस खड़ा है, ठीक है, कहीं जा नहीं रहा है। बताओ फ्रिक्शन फोर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब ये मान लो चलने लगा,
तब बताओ उसके जो पैर है और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे होगा? पैर है, ठीक है, और जमीन के बीच में, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स होगा क्योंकि जब वो चल रहा है तो पैर और जमीन के बीच में ना एक, मतलब क्या होता है, फोर्स टाइप का लगता है, ठीक है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो तुम फिसल के गिर जाओगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ठीक, साइकिल है तुम्हारी, ठीक है, खड़ी है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में है साइकिल तुम्हारी, तब बताओ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। ओके, अब क्या कर रहा हूं, मान लो कि मैं साइकिल पे बैठा हूं और मैंने ब्रेक मार के रखा हुआ है, ठीक है, और कोई पीछे से साइकिल को धक्का दे रहा है, साइकिल हिल नहीं रही है, बताओ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे नहीं काम करेगा? मोशन हो रहा हो या फिर मोशन की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, मोशन की जो पॉसिबिलिटी वाला चीज है ये थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। मोशन जब दो सरफेस के बीच में जब मोशन हो रहा हो, जैसे टेबल पे तुम बुक को सरका दो, ठीक है, सरका रहे हो तो बुक सरकती हुई चली जाए तो वहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जो कोई अगर दो सरफेस के बीच में मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन है दो सरफेस के बीच में, वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज समझना। अब क्या कहते हैं, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना कि पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, जिसको हम इम्पेंडिंग मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब हुआ, दो चीजों के बीच में मोशन हो रहा है, ठीक, दो सरफेस के बीच में मोशन हो रहा है, कोई एक चीज एक दूसरे दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, उसको रिलेटिव मोशन कहेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन पे को रिलेटिव मोशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर अगर ये लेट्स से कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है और इसके ऊपर एक छोटा सा और बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और ये लेट्स से कि हमारा ट्रक है, ठीक, ये ट्रक इधर मूव कर रहा है, इसके साथ ये बॉक्स दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो तुमको ये बताना है कि ये बॉक्स वन है, ये टू है, बॉक्स वन एंड टू के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ जरा। ठीक, सिचुएशन मैं फिर से समझा देता हूँ, ट्रक है, ट्रक के ऊपर दो बॉक्स रखे हुए हैं, बॉक्स वन बॉक्स टू, ठीक, बॉक्स वन बॉक्स टू के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रक के साथ दोनों बॉक्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि बॉक्स वन एंड बॉक्स टू के बीच में जो सरफेस है, बॉक्स वन एंड बॉक्स टू के बीच में सरफेस कौन सा है, ये वाला जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ जरा। कैसे काम करेगा, बॉक्स वन एंड टू हिल तो रहे नहीं है, क्यों काम करेगा? नहीं, दोनों ऐसे मतलब क्या कहते हैं, रखे हुए हैं ना, दोनों हिल नहीं रहे हैं, तब नहीं काम करेगा। और यहाँ पे ट्रक और बॉक्स टू के बीच में, वहां पे रहेगा, बॉक्स वन एंड टू के बीच में नहीं रहेगा, दोनों जगह रहेगा, दोनों जगह पे रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा? देखो, बॉक्स टू एंड ट्रक के बीच में तो रहेगा ही रहेगा, भले ही दोनों बॉक्स मूव ना कर रहे हो लेकिन ट्रक तो मूव कर रहा है ना,
तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि मान लो ट्रक की स्पीड ज्यादा या कम हो जाए, उसकी वजह से ये क्या कहते हैं तुम्हारा बॉक्स टू सरकना शुरू हो जाए। हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, चिपका हुआ तो है नहीं। हाँ, तो तुमको क्या कहते हैं बताना चाहिए ना कि रीजन, मतलब सही रीजन तो देना चाहिए ना, कि हवा में ऐसे गैस मार के मैं क्या कहते हैं आंसर तुम बता दोगे तो मैं थोड़ी मान लूंगा। हाँ तो देखो, हिलने 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 वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि ट्रक चल रही है, दोनों हिल नहीं रहे हैं। मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि मोशन की पॉसिबिलिटी है, मोशन हो नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मोशन की पॉसिबिलिटी है। ट्रक की स्पीड कम या ज्यादा होने पे मोशन, ये क्या कहते हैं, बॉक्स वन टू के ऊपर सरक सकता है, लेकिन अभी हिल नहीं रहा है, ना ही सरक रहा है। अब मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक उसी तरीके से बॉक्स टू एंड ट्रक के बीच में जो सरफेस है उसके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन है, ठीक है। मोशन हो सकता है, भले ही अभी ना हो रहा हो, लेकिन मोशन हो सकता है, तो उसको हम इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं, या फिर हम सिंपल अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स काम कैसे कर रहा है वो मैंने बता दिया, ठीक है। पैरेलल काम करेगा, जो भी सरफेस होगी उनके पैरेलल काम करेगा, दोनों सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक। बॉक्स वन, बॉक्स टू, ठीक है। इस पे अगर क्या कहते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो इस वाले बॉक्स पे इधर लगेगा, सेम सरफेस, ठीक। और ये ट्रक की सरफेस है, लेट्स से, ठीक। तो अगर बॉक्स टू पे तुम इधर ले रहे हो, ठीक, तो ट्रक पे किधर लोगे, इस साइड में, ठीक। दो सरफेस को जब अलग करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अभी वॉइस आई? ओके, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, कैसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब, हाँ, एक बड़ा ही जनरल जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है कि हम जब हम चलते हैं तो हम चल क्यों पाते हैं, हम फिसल के गिर क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स नेचर में हर जगह लगभग होता है, फ्रिक्शन फोर्स एक नेचर की रियलिटी है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए कई जगह पे ये नुकसान भी है हमारे लिए, हमको क्या कहते हैं, ये हमारे लिए इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, और हमारे लिए ये मतलब इसका बेनिफिट भी है फ्रिक्शन फोर्सेस का, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और बेनिफिट कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें मैं जस्ट एज अ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, कभी कभी ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है एंड ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होने के, ठीक। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स, हम वॉक कर पाते हैं जमीन पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, हमारे पैर और जमीन के बीच में जो सरफेस है, ठीक है, हमारे जो सोल है, ठीक है, पाँव का जो क्या कहते हैं तलवा है, ठीक, पाँव, तुम्हारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो हम फिसल के गिर जाएंगे, ठीक। कभी भी बर्फ पे चल के चेक करो, या फिर बहुत चिकनी सतह है, ठीक है, या ऑयल ऑयल वगैरह गिरा हुआ है सरफेस पे, तो वहां पे चलना बड़ा मुश्किल होता है ना, है ना। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, जहां पे ऑयली सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं, ठीक है। और जहां पे हम नहीं फिसलते हैं जमीन पे, वैसे सिंपल नॉर्मल जमीन पे हम चल चल पाते हैं आराम से, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है,
इसीलिए हम चल पाते हैं, ठीक है। और जितनी भी जगह पे जैसे कि मतलब कोई चीज किसी किसी जैसे एक बुक के ऊपर तुमने दूसरी बुक रख दी तो वो रखी रह रही है, ठीक है। थोड़ा सा मान लो अगर तुम्हारी मेज थोड़ी टेढ़ी हो गई तो वो बुक जो है सरक के गिरी नहीं, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि फ्रिक्शन फोर्स किसी चीज को डिस्ट्रॉय होने पे या गिरने से या फिर किसी चीज को अनइंटेंशनली मूवमेंट को रोकने में काम करता है, ठीक है। ओके, अनवांटेड जिसको हम बोल सकते हैं, अनवांटेड मोशन हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। ओके, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक, ठीक है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हम एक हमारा क्या कहते हैं हमेशा ये गिना सकते हो कि हम वॉक करने में, हम वॉक इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स कहाँ पे है? ड्रॉबैक्स हम इंजीनियरिंग सिस्टम्स में, ठीक है, मशीनरी में हम इसका ड्रॉबैक्स ज्यादातर देखते हैं, ठीक है। मशीनरी में जैसे जब दो पार्ट्स, जैसे साइकिल का ब्रेक होता है, ठीक है, साइकिल का ब्रेक धीरे धीरे करके लगाते लगाते ना घिस जाता है, ठीक है। बाइक में जो ब्रेक होती है वो क्या कहते हैं काम करते करते घिस जाती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही वो घिसना शुरू होती है, ठीक है। और भी कई जगह पे मतलब मशीनों में मशीनरी में ये फ्रिक्शन फोर्स हम नहीं चाहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हो, ठीक है। बिकॉज कई जगह पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चीजें रब होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे साइकिल की टायर्स वगैरह, ठीक, टायर्स धीरे धीरे घिस जाते हैं ना। तो टायर्स जो हमारे क्या कहते हैं घिस जाता है इसी वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो टायर घिसे नहीं, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो हम साइकिल भी नहीं चला पाएंगे, ठीक है। वो पहिया सरकता रहेगा, फिसलता रहेगा, हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो ये दोनों ये यहाँ पे मतलब दोनों चीजें हैं, ठीक है। एक तरफ टायर जो घिसना शुरू होता है, घिस जाता है, वो हमारे लिए ड्रॉबैक है। और दूसरी तरफ टायर में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी की वजह से हमारी साइकिल या फिर जो भी हमारा क्या कहते हैं मतलब व्हीकल है वो हमारा चल पाता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। एक तो हमको फायदा भी दे रहा है, दूसरी तरफ नुकसान भी दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहते हैं हल्के थोड़े थोड़े से बेनिफिट्स हैं, थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक। हमारा जो मेन जो क्या कहते हैं हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा न्यूमेरिकल पर्पस पे फोकस होगा, जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन फोर्सेस और जो दूसरे और जो, ठीक है। और जब हम दूसरे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे तो उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो, ठीक, हम वो हमारा क्या कहते हैं मेन फोकस हमारा वो रहेगा, ठीक है। ओके, तो मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन फोर्स का कैसे क्या होता है वो समझ में आ गया, ठीक है। अब वापस आते हैं कि क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, तो जहां पे इंपेंडिंग मोशन है, मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नो मोशन, लेकिन पॉसिबिलिटी है मोशन की, ठीक, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ओके, और जहां पे मोशन है, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में, तो वहां पे हम उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। फ्रिक्शन दो प्रकार के हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और भी एक दो प्रकार के और भी फ्रिक्शन होते हैं, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन हो गया या फिर एक दो और प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, लेकिन हम अभी उन पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मोटा मोटा जो डिस्कशन होगा, जो हमारा न्यूमेरिकल पर्पस से, जो हम कैलकुलेशन पर्पस से हम देखेंगे, वो हमारा यही दो फ्रिक्शन होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? जहां जहां पे हमने ये जैसे ये वाला हमने एग्जांपल देखा था, ट्रक वाला एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमारा बॉक्स 1 एंड 2 सरक नहीं रहे थे, ठीक है।
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक। एक और सिचुएशन हम क्या कहते हैं, मतलब डिवाइस कर सकते हैं, जैसे कि ये जमीन है और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसको तुम खींच रहे हो और ये मूव कर रहा है, मोशन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है। काइनेटिक का मतलब होता है कोई चीज मूव कर रही है। ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के फ्रिक्शन फोर्सेस हो गए और इन्हीं दो प्रकार के फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, करेंगे, ज्यादातर हम यूज करेंगे। ठीक है। बात समझ में आई। अब फ्रिक्शन फोर्स में एक फार्मूला है बेसिकली। ठीक है। और हम उस फार्मूला को चलो पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और ये एक फार्मूला है। ठीक है। अब इस फार्मूले का क्या मतलब है, कैसे ये काम, कौन सी चीज क्या है, बताते हैं। ठीक है। इसके पहले ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। मतलब क्या होता है, कहाँ पे काम करता है, और कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन है, कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन। आगे बढ़े। ओके। ठीक है। चलो इस इस फार्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये हमारा एफ क्या है, एफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक। एन क्या है, एन हमारा नॉर्मल फोर्स है जो कि हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक। अब समझ में आया कि हमने नॉर्मल फोर्स पहले ही क्यों बता दिया था। नॉर्मल फोर्स हमने क्या पढ़ा था कि दो सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, याद आ रहा है कुछ, है ना। ओके। और ये जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है, ओके, ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये तुमको दिया रहेगा। ठीक है। ये हर एक सरफेस का अलग अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। ठीक है। इसको, ये तुम्हारे कॉपी मतलब सॉरी, ये हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है। और अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसी चीजें दिया रहेगा जिससे कि कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं। ठीक। ये तो एस है, ये जानते हो। ये जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है। हाँ, म्यू म्यू म्यू, जैसे न्यू पढ़ते हो ना, उसी तरीके से इसको म्यू पढ़ोगे, बिल्कुल इस तरीके से। एन से नहीं, एम से, जैसे इसको एन से पढ़ रहे हो न्यू, उसी तरीके से इसको एम से पढ़ो तो वो ये होगा, ये सिंबल। ठीक है। बात समझ में आ रही, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, म्यू। ठीक। ओके। चलो, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अच्छा, ये हमने लेस देन और इक्वल टू का सिंबल क्यों लगाया हुआ है, ठीक है, ये अब बता देते हैं। ठीक। देखो, ये जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है म्यू से अगर नॉर्मल फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स इस वाली वैल्यू से कम ही होगा। ठीक है। तो हम फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।
जब दो सरफेस के बीच में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मोशन है, ठीक, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा म्यू, यहां पे हम के लिख दे, मैं के लिख देता हूं। के क्यों लिख रहा हूं? जब मोशन होता है तो इस कोफिशिएंट को हम काइनेटिक कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम बोल देते हैं। इसके के से लिखने से कोई तुमको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सीधा सीधा तुमको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। जब मोशन हो रहा हो दो सरफेस के बीच में, तो हम ये फार्मूला इक्वालिटी के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अगर मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इस वाली वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। अगर ये F की वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है तो हम फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके इक्वल ही रख देंगे। अगर कम आ रही है तो जो वैल्यू आ रही है वही रहेगी, ठीक है। ये अभी जस्ट सुन लो, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। जब हम क्वेश्चन करेंगे इस तरीके के एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है, तो वो फिर वहां पे फिर और क्या कहते हैं समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कब ये क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो जब इम्पेंडिंग मोशन होगा, इम्पेंडिंग मोशन का क्या मतलब हुआ, पॉसिबिलिटी है मोशन की, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब काम कर रहा होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू। और अगर काइनेटिक मोशन है, मतलब मोशन है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो हम इक्वालिटी के साथ इस फार्मूले को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाता है, पर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे ये मतलब दोनों चीजें, दोनों में फर्क क्या आ रहा है, ठीक है। कब हम इक्वालिटी वाला यूज कर रहे हैं, कब हम लेस देन इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इतना हमारा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दो तरीके के और फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसको अभी हमको डिस्कस करना है। लेट्स से कि ये हमारा पांचवा फोर्स हो सकता है वो, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स है एक, ओके। स्प्रिंग फोर्स को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अभी हम ये जो हमने चार तरीके के हमने फोर्सेस पढ़े हैं, हम इन फोर्सेस का यूज करते हुए, ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं जो थ्योरी होगी उसको हम एक्सटेंड करेंगे। इतने के अराउंड ही हम काम करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो स्प्रिंग फोर्स मैं बोल रहा हूं वो एक अलग तरीके का, मतलब उसका एक अलग ही टॉपिक ही हो जाएगा, ठीक है। वो हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, अगर थोड़ा डाउट है, क्या दिक्कत है वो हमको बताओ, ठीक है। तो फिर इसको आज खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन पे ही टूटेंगे, ठीक है।